हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए, मैं विरल विश्वकर्मा आप सबके साथ उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि इस बार जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित कर लिया है अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में, तो इस एग्जाम में एक जो पोर्शन है हिंदी के पार्टीशन पे, जो अगर बात करें हिंदी के पार्ट पे, हिंदी के सिलेबस में, वो है आपका जो एसटीआरटी यानी बिहार बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड की सिलेबस है, उसकी बात हमको करना था। हमने वादा किया था आपसे कि हिंदी का जो सिलेबस है, वो ग्रामर वाला पोर्शन तो हम कवर कर ही रहे हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और चीज करेंगे कि जो गोधूली वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, जो हमारे बिहार बोर्ड का सिलेबस है, उसको भी कवर करना है, क्योंकि वो भी सिलेबस का हिस्सा है, वो भी पूछा जाएगा। तो हालांकि इसके अलावा भी कई सारे बिहार के एग्जाम्स में ये सिलेबस पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस की बात करें या अन्य एग्जाम्स की, लेकिन इसमें भी पूछा जाएगा। तो इसके लिए हमने आज से ये सीरीज शुरू की है। आज मैं गोधूली पार्ट 1 यानी क्लास 9, कक्षा 9 की जो गोधूली पार्ट 1 का जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी की बुक है आपकी, उसका पहला टॉपिक शुरू किया है। ऐसे ही धीरे धीरे आज मैं एक चैप्टर लेकर आपके साथ उपस्थित हो जाऊं, आगे चल के मैं इसे और बढ़ाऊंगा, 2-3 चैप्टर्स को इकट्ठा सीरीज में लाऊंगा, यानी इसी प्लेलिस्ट में आपको, इसी श्रृंखला में, इसी चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, क्लास 9, क्लास 10 और बाकी 8, 7, 6 के सारे क्लासेस को सारांश यानी उनकी समरी, जो आपको समझ में आ सके आसान भाषा में, ये पूरी कहानी और इनसे बढ़ने वाले प्रश्न, वो भी मैं साथ में रखूंगा। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा कहीं पे। ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि मिनिमम टाइम में पूरी कहानी को आपके लिए पढ़कर प्रॉपर तरीके से एकदम छोटे सारांश की तरह आपको समझाना, और फिर इससे बनने वाले प्रश्नों को आप तक पहुंचाना, ये दोनों काम मैं विरल विश्वकर्मा आप सबके साथ करूंगा, और इसी चैनल पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो शुरुआत पहले आज सीरीज से करेंगे। इस चैनल के बाद, इस वाली सीरीज के बाद, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं कि आपको और अगले कौन कौन से वीडियो चाहिए, जहां तक आपको जिसमें समस्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा, वो शिवपूजन सहाय जी की एक कहानी है, कहानी का प्लॉट। इनकी एक कहानी है, कहानी का प्लॉट, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कहानी का सारांश समझेंगे, लेकिन हम पहले शिवपूजन सहाय जी के बारे में समझेंगे, क्योंकि इनके लिए भी, क्योंकि पूरा टॉपिक में आप देखो, ये पूरा चैप्टर ही है, ये पूरा टॉपिक का जो पार्ट है ये मेरे सामने है, और इसमें शुरुआत में आपके चैप्टर में ही ये दिया गया है इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और ऐसे ही लगभग हर टॉपिक में लिखने वाले की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो उस इंफॉर्मेशन पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस पर ध्यान देंगे, जहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है कहानी का प्लॉट। पहला है, शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है इसको। शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म है वो 1893 1893 ईस्वी में हुआ था, उनवास बिहार, बक्सर में। बक्सर जिले में इनका जन्म हुआ था 1893 यानी 1893 में। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, बाद में फिर शिवपूजन सहाय पड़ गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन में, हालांकि ये नौकरी करते थे, पहले नकल नवीस की नौकरी करते थे, लेकिन बाद में फिर असहयोग आंदोलन के प्रभाव से नौकरी से छोड़ दी, सरकारी नौकरी छोड़कर ये लग गए, आंदोलन में लग गए, और उसमें त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया है, कुछ पत्रिकाओं के सब संपादन समूह में रहे हैं ये। तो उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, इनके बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे। तो जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। पूछा जा सकता है कि इनमें से, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन सहाय जी ने किया है, शिवपूजन सहाय जी ने किया है। मतवाला के संपादक मंडल में भी थे ये। मतवाला जो काफी फेमस पत्रिका है, उसके संपादक मंडल में भी इनका नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1963 में इनका देहांत हो गया। 1893 से 1963 में इनका देहांत हो गया। बिहार की जो राष्ट्रभाषा परिषद है, जो राष्ट्रभाषा परिषद बिहार में है, ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इसकी जो कल्पना, इसकी जो नींव है, इसकी जो एक विचारधारा है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद होना चाहिए, ये नींव जो है इन्होंने ही डाली थी। इनका ही विचार था, इनकी ही कल्पना थी कैसा होना चाहिए, और बाद में ये साकार होती है। देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है, इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास है, देहाती दुनिया, जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। अगर बात करें हम अपनी इस कहानी की, तो कहानी का प्लॉट, मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखी इन्होंने। बहुत ज्यादा रचनाएं इनकी नहीं है, लेकिन जो भी रचनाएं हैं बहुत अच्छी, बहुत प्रभावी हैं। तो उसमें से कहानी का प्लॉट एक जो है, जो आज हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा मुंडमाल और कुछ और कहानियां इनकी लिखी गई हैं, जो काफी अच्छी प्रभावी रही हैं। विभूति है, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वै दिन वै लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के
अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। इनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली के नाम से क्या बोला जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकी रचनाओं का संकलन, तो क्या होगा? शिवपूजन रचनावली। कितने खंडों में? 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित किया गया। इनकी रचनाओं का एक संग्रह है जिसका नाम है शिवपूजन रचनावली, जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा 4 खंडों में प्रकाशित भी करवाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको जानना है। अब बात करते हैं आज की कहानी की। कहानी का प्लॉट, ये कहते हैं कहानी की शुरुआत में कहते हैं कि मैं कोई कहानीकार नहीं हूं, मैं कोई लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी नहीं है मुझमें, कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। कहते हैं कि मुझे एक प्लॉट मिल गया है कहानी का, और वो जो प्लॉट है, आशा है कि इस प्लॉट पर वह अपनी कहानी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। कौन? लेखक। शुरुआत कर रहे हैं कि मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव था, गांव का नाम गंवारू है, मतलब बहुत ही गंवारू नाम है, इसलिए कह रहे हैं कि सुनकर आप बड़ा घिनाएंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वो इस संसार में नहीं है। उनका भी विचित्र ही नाम था ना, अनमिल आखर अर्थ न जापू। कह रहे हैं कि मतलब क्या मतलब है, बहुत अजीब सा नाम था, तो हम बताएंगे नहीं, बड़ा बेकार नाम हो जाता है, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूं। खैर, उनकी एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या ही कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। क्या नाम है? भगजोगनी। आपकी जो कहानी है, कहानी का प्लॉट, इसकी जो नायिका है, कह सकते हैं जो मेन लीड किरदार है, जो जिसके जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, वो है भगजोगनी। अब ये आपकी पूरी कहानी भगजोगनी के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक लड़की है, जो उसकी व्यथा के बारे में बताया गया है कि लड़की जो समाज में, अपना जो समाज है उसकी शादी विवाह को लेकर जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा को लेकर जो कुरीतियां हैं, उनकी वजह से एक लड़की किस तरह से लाचार हो जाती है और फाइनली उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है। तो इन सब के बारे में ये पूरी कहानी है जिसमें बताया गया है। अब आपको मैं सिर्फ सारांश पढ़ाऊंगा, क्योंकि लंबी कहानी है, उसको पूरा पढ़ के समझना बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मुझे प्रश्न बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन तरह से ले चलूंगा। तो पूरी कहानी यूं है कि मुंशी जी जो है, उनके भाई एक दरोगा थे, ठीक है ना, और वो बड़े संपन्न थे। दरोगा थे तो पैसे अच्छे कमाते थे, ने घोड़ी भी लाई थी, 7 रुपए की घोड़ी ले आए थे वो, ठीक है ना, उनकी घोड़ी बहुत प्रिय थी। और ये मुंशी जी कहते हैं कि उस समय घोड़ी को किसी को ना देने की वजह से, मतलब 7 रुपए की घोड़ी किसी और को नहीं देने की वजह से उनका प्रमोशन रुका रहा, वरना वो प्रमोट हो जाते। उस समय पैसे आ रहे थे तो मुंशी जी भी ऐश कर रहे थे, घी के दिए जला रहे थे, बढ़िया आराम से मौज कर रहे थे। इसी कहानी में लिखा है कि वो चुल्लू भर पूरे इतर जो है छिड़क के जाते थे ना, गांजा पीते थे, बढ़िया आराम से मौज करते थे। लेकिन बाद में मुंशी जी के भाई जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई, तो बड़ी समस्या होने लगी इनके यहाँ, बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि पैसे बिल्कुल नहीं रह गए, और इवन की जो दरोगा जी थे उनका श्राद्ध वाद्ध करने के लिए उनकी जो घोड़ी थी वो बेचनी पड़ी, वरना श्राद्ध भी ना कर पाते। मुंशी जी बिल्कुल एकदम कंगाल थे। एक चीज और यहाँ पे थी कि जो मुंशी जी यहाँ पे संपन्न है, तो उनके 5 बेटे होते हैं, लेकिन पांचों भी सुबह के सूरज, इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया गया, सुबह का सूरज हो गए, मतलब पांचों की मृत्यु हो गई, पांचों बचे नहीं। लेकिन जब ये सब हो गया कि दरोगा जी, इनके भाई जो है उनकी मृत्यु हो गई, कहानी सारी खत्म हो गई, पैसे आने बंद हो गए, सब प्रॉब्लम हो गई, तो क्या हो रहा है, तब इनके यहाँ एक बेटी जन्म होती है। और उस समय सोचो कि क्या प्रयोग किया गया है कि बेटी जब जन्म लेती, मतलब कह रहे हैं कि भाई जब पैसा नहीं है, एकदम मतलब खत्म हो गया, तो वही होता है ना कि एकदम कंडीशन खराब हो और फिर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, उसको इस कहानी में चित्रांकित किया गया है जैसे कि मुसीबत आ गई है, बेटी का जन्म जो है, इनके घर में एक मुसीबत आ गई जैसे लग रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय तत्कालीन जो कुरीतियां थी दहेज प्रथा को लेके, वो बड़ी समस्या वाली थी। लोग मानते थे कि अगर मतलब जैसे बेटी जन्म हो गई, इतना दहेज देना पड़ेगा, इतना उसकी शादी ब्याह में इतना खर्चा करना पड़ेगा, और वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए बड़ा प्रॉब्लम होता था कि लोग सोचते कि यार या तो गर्भ में ही मार देते थे, और या तो फिर जन्म लेने के बाद जो है बड़े परेशान रहते कि शादी वादी इसकी कैसे करेंगे, क्योंकि इसके लिए। तो यहाँ भी वही सब कुछ हो रहा कि मुंशी जी के जो बाद में जो बेटी हुई, उसका नाम भगजोगनी आपने जान ही लिया है। भगजोगनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन मजबूरी इतनी थी, गरीबी इतनी थी कि लेखक कहता है कि एक दिन मुंशी जी जो है हमसे रो रो के बता रहे थे कि उसके लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। एक तन पे एक कपड़ा है, वो फटा पुराना कपड़ा पे से पिछड़ा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से वो तन ढके। लेकिन हाँ, इस कहानी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि भगजोगनी की बहुत ही तारीफ यहाँ पर की गई कि बहुत सुंदर थी, मतलब उसकी सुंदरता की बखान किया गया कि वो बहुत ही सुंदर नए नक्श वाली थी लड़की, और इतनी सुंदरता के बावजूद भी इतनी गरीबी में पल रही थी कि उसकी सुंदरता कितने दिन तक चलती।
उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी समस्या ये थी। मुंशी जी कहते हैं कि लेखक कहता है कि मुंशी जी हमसे रो रो के बता रहे थे कि आसपास जितने भी परिचित लोग थे उन सबसे मैंने बोला कि कोई इससे शादी कर ले, कोई इसको अपने घर की बहू बना ले, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सबको तिलक दहेज चाहिए था और तिलक दहेज देने के लिए हमारे पास पैसे है नहीं। तो ये पूरी पूरी कहानी इस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है। कहानी आगे मोड़ लेती है कि भाई जब कोई नहीं सुन रहा था तो अचानक से क्या हुआ कि भाई मुंशी जी को कोई शादी तो करनी ही थी। तो शादी जो करनी ही थी तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक बूढ़े 40 साल के जो बूढ़े थे, मतलब कि बूढ़े का मतलब ये कि आधा उम्र हो चुकी थी उनकी, उनके बच्चे भी थे, उनकी पहली पत्नी नहीं थी तो उन्होंने उनसे इनकी शादी करवा दी। भाई और कोई ऑप्शन था नहीं, तो इस समय शादी तो करनी ही थी और उसके पास तिलक दहेज देने के लिए पैसे थे नहीं। तो क्या किया कि उन्होंने उसकी शादी करवा दी। भगजोगनी की शादी किससे हो गई? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, मतलब 40-45 साल के व्यक्ति से लगभग 15-16 साल की बच्ची की शादी हो जाती है फाइनली। और जैसे ही शादी होती है तो उसके बाद मुंशी जी भी चले जाते हैं। मुंशी जी का क्या होता है? देहांत हो जाता है, मर जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देखो यहाँ पे लिखा है कि 41-42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी न था। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया। बहुत बिलक कर रो उठे और भगजोगिनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी किसी प्रकार उनको आश्वासन दे सके, जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आपको सुनने को मिलती है। आगे क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे। तो भगजोगिनी जब शादी हो जाती है 40-42 साल के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो जो भाई साहब थे ना, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो भी जिंदा नहीं रहते, वो भी मर जाते हैं। तो भगजोगिनी क्या होती है? विधवा हो जाती है। भगजोगिनी यहाँ पे क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ से खत्म होता है। भगजोगिनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, उसका शरीर भरा पूरा और फूला है, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुग, देखो यहाँ पे समझना ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट में कहानी मोड़ लेती है इनका। कह रहा कि उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। ठीक है ना? उसका पहला पति इसमें नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। यहाँ पे कहानी लास्ट में एकदम अजीब सा मोड़ लेके, मतलब जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में उन्होंने ये सब में दी है वो पूरी कहानी को अलग रूप दे देती है। तो पूरी कहानी को मार्मिक बनाकर इस तरह से चित्रण करते हैं और लास्ट में ये दर्शाते हैं कि इस पूरी मतलब व्यथा का, इस पूरी परेशानी का हल क्या हुआ कि भगजोगिनी ने क्या किया कि अपनी उनके पति के मृत्यु के बाद ही क्या किया, जो सौतेला बेटा था, यानी जिसके साथ शादी हुई थी उसका एक बेटा था जो उसकी उम्र का ही था, उससे उसने शादी कर ली। और ये सबसे लास्ट में एक सेंटेंस 3 शब्दों के माध्यम से ये बताते हैं सबसे अंतिम में कि ये कौन था? उसका सौतेला बेटा। कहानी यहां से बहुत अलग अलीक सा मोड़ लेती है, लेकिन आगे कहानी है नहीं, यहीं से खत्म कर देते हैं पूरी कहानी को। पूरी कहानी में आपको बहुत सारी कुरीतियों का पता चलता है, बहुत सारी समस्याओं का उजागर करने की कोशिश की गई है कि एक समाज जो है हमारा एक लड़की को किस तरह देखता है जो बहुत गरीब घर के परिवार की है, जो दहेज नहीं दे सकती शादी के लिए, उसको किस तरह देखता है। और अगर उसने किसी तरह से समस्याओं का समाधान निकाला भी जा सकता है तो उसमें बहुत सारे बंधन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें लग जाती है, बहुत से बाउंडेशन लग जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब मुद्दा ये है कि प्रश्न क्या बनेंगे। तो इनके जो प्रश्न है उसको तो ये तो आपके टॉपिक के हैं, मैंने बहुविकल्पी प्रश्न कुछ निकाले हैं इससे, मैं वो आप तक ले चलता हूं पहले प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, तो प्रश्नों पर हम चले उससे पहले आपको बता दें कि भाई इस समय जबरदस्त ऑफर चल रहा है आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती का। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 920 रुपए में, मात्र 920 रुपए में आपको ये पूरा बैच कंप्लीट मिल जाएगा। सिर्फ 6 से 8 यानी कि 2 दिन का आपके पास समय है। आज 6 है, कल 7, परसों 8। इन 2 दिनों में आप अगर इसको परचेज कर रहे हैं तो इसको परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं मौका छूट ना जाए। और हाँ, परचेज करते समय आप ध्यान रखिए कि AVIRALV ये मेरा कोड है, ये कोड जरूर यूज कीजिए ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। और इस फी में भी और 10% का डिस्काउंट, यानी 920 रुपए है तो कितना माइनस हो जाएगा? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 92 रुपीज के आसपास और मिल जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं जरा। प्रश्न क्या है? लिखा है शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि शिवपूजन सहाय का जन्म कहां हुआ था? बिहार के कौन से जिले में? बक्सर जिले में हुआ था। शुरुआत में ही बताता है लेखक, कहता है शुरुआत में ही लेखक अपने बारे में बता रहा है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि इनका जो जन्म है शिवपूजन सहाय जी का वो कहाँ हुआ है? बिहार के बक्सर जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के बक्सर जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बक्सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। अगला है, उनका एकमात्र उपन्यास कौन सा था? मैंने अभी कहानी बताया था उनके बारे में
कि इनका एकमात्र उपन्यास था वो कौन सा उपन्यास था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। इनका उपन्यास एकमात्र कौन सा था? देहाती दुनिया, इनका एकमात्र उपन्यास था देहाती दुनिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देहाती दुनिया इनका एक उपन्यास था, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्होंने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से किन प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था? गंगा, हिमालय, यमुना, कावेरी, कौन सा हो जाएगा? कह रहा किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया था, तो कई सारी उन्होंने बताया था, जिनमें से एक अगर यहां देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। ऐसे ही बस क्वेश्चन को देखते जाइएगा, सारी चीजें तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, बनारस में कौन सी नौकरी कर रहे थे भाई? बनारस में कौन सी नौकरी करते थे? नकल नवीस की नौकरी करते थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि इन्होंने बनारस में नकल नवीस की नौकरी करते थे और बाद में इन्होंने असहयोग आंदोलन में जाने के लिए इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने छोड़ दिया, नकल त्याग पत्र दे दिया था। अगला देखो ध्यान से, इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? किसका स्थान निर्धारित किया है? तो नर नारी और बालक, किसका? क्योंकि पूरी कहानी भगजोगिनी के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब नारी का स्थान निर्धारित किया इन्होंने। किसका? नारी का स्थान। और देखो नेक्स्ट है, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया? सिंपल सी बात है, असहयोग आंदोलन। अभी मैंने बताया कि नकल नवीस के उस पर काम करते थे और उन्होंने फिर क्या किया, असहयोग आंदोलन की वजह से क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में थे? मतवाला ना, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारी चीजें मतवाला। अगला देखो ध्यान से, कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद उनकी कल्पना का साकार रूप है? मैंने क्या बताया कि जो बिहार का जो राष्ट्र भाषा परिषद है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसकी कल्पना उन्होंने शुरू की थी, उन्हीं की कल्पना का ये साकार रूप है। अगला देखो यहाँ पे क्या होगा, अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है भगजोगिनी? लास्ट में आपको आंसर मिलता है कि भगजोगिनी कौन से बेटे? सौतेले बेटे, अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है भगजोगिनी। और देखो, तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? पूरी कहानी का जो मूल है कि बेटियों के पैदा होने पर, लड़की पैदा होने का एक जरा उसे क्या बोलते हैं, उसे अभिशाप मान लिया जाता है कि भाई आज के समय में लड़की पैदा हो गई मतलब आपके लिए अभिशाप है, मुसीबत का पहाड़ लेकर आ गई है, ऐसा कुछ मान लिया जाता था पहले। अब तो फिलहाल, मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? कहते हैं कि लेखक कहता है कि नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ उसके लिए एक नाम उन्होंने काल्पनिक रखा, जिसका नाम बताया इन्होंने भगजोगनी। तो भगजोगनी नाम इन्होंने रखा। अगला प्रश्न देखो, दरोगा जी की कौन सी बारूद की पुड़िया थी? दरोगा जी के पास एक बारूद की पुड़िया कौन सी थी? घोड़ी। इनकी घोड़ी जो है दरोगा जी की, वो बारूद की पुड़िया थी। कहते थे कि भाई वो तुर्की घोड़ी के भी कान काटती थी, ऐसा उसमें लिखा है कहानी में। थानेदार की कमाई और किसका तापना, दोनों बराबर है। लास्ट में जब इनकी दरोगा जी की मृत्यु होती है और ये इनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है, तो लोग कहते हैं कि बताओ थानेदारी की कमाई थी इनके पास तो, ना इनके पास तो थानेदारी की कमाई थी, लेकिन क्या होता है, लोग कहते हैं कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों एक बात है, मतलब कि जल्दी ही खत्म हो जाता है। फूस, छप्पर, घास फूस नहीं होता, तो वो जैसे ही आग लगाओगे जल जाती, खत्म हो जाती। तो वो कह रहा है कि फूस की कमाई जो है, दोनों एक जैसी बातें हैं। अगला है, तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगजोगिनी हुई, उनकी जो बेटी थी वही तो हुई ना। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुई? भगजोगिनी हो जाती है, जिसको 40 साल 45 साल की उम्र के लड़के मतलब अधेड़ से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी उम्र के लड़कों को शादी करने के लिए, उनको दहेज देने के लिए। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते थे? सिंपल सी बात, दारोगा थे ना, बताया था उसमें दरोगा पद पे थे, तो ये दरोगा के पद पे थे। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आराम से करते जाइए। नेक्स्ट, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़कियां कैसी होती हैं? मुंहफट और चंचल। हाँ, जब ये लोगों के पास जाते थे रिश्ते लेके, तो लोग कहते थे, इनको ताना देते थे कि गरीब घर की लड़की है तो हमको हमारे बेटे को तो ऐसे ही बहुत सारे लोग लाखों रुपए दे रहे हैं शादी तलक तिलक के लिए, तो हम बिना पैसे के तो बात ही क्यों करें, और फिर गरीब घर की लड़की क्यों लाएंगे? कहते हैं कि वो चटोर होती है, वो चटोर और कंजूस होती है, क्योंकि उसे गरीबी में पली बड़ी होती है, चटोर और कंजूस होता है, हमारा क्या हो जाएगा, खानदान खराब हो जाएगा। तो ऐसा लोग कहते थे इनको। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? किसका स्वर्गीय धन बना हुआ था? उसके वर्तमान नवयुवक पति का। तो कह रहे कि पहले तो ठीक था, उनके पिता से भी शादी हुई थी, लेकिन इस समय क्या हुआ था, उसका जो सौंदर्य था वो उसके वर्तमान नवयुवक पति का धन बना हुआ था। उसकी पत्नी वो सोना स्वीकार कर लिया था उसने।
दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? मैंने कहा ना, आपको बताया था कहानी में कि इनका प्रमोशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये घोड़ी किसी को दिए नहीं। किसी ऑफिसर को घोड़ी दे दिए होते तो इनका प्रमोशन हो जाता, लेकिन उसकी मोहब्बत कौन सी? घोड़ी की। कहां गया ये? अपनी 7 रुपए की घोड़ी की मोहब्बत से की वजह से इनका प्रमोशन नहीं हो पाया। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? वही घोड़ी। वही घोड़ी किसी ऑफिसर को महंगे दामों पर बेच के इनका श्राद्ध तेरहवीं रवी किया उन्होंने। तो कहा गया? घोड़ी बेचकर सोने के जेवर, कीमती जमीन, मकान का हिस्सा। ये है कीमती तुर्की घोड़ी को बेचकर इन्होंने मुंशी दरोगा जी का श्राद्ध किया। भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णनातीत हो गए? मुंशी जी किसको वर्णनातीत हो गए? वर्णनातीत का मतलब होता है ना, बोल ना पाना, मतलब किसी के बारे में कुछ ना बोलो। वर्णनातीत, वर्णन से परे, मतलब जिसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता उसे कहते हैं वर्णनातीत हो जाना। तो किसके बारे में वर्णनातीत हो गए भाई? सिंपल सी बात है, गरीबी के बारे में। उनकी इतनी गरीबी थी ना कि उसके बारे में वो बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। भाई के जाने के बाद दरोगा जी चले गए तो फिर मतलब 1 रुपए था नहीं, उनके पास भी कुछ नहीं था। मुंशी जी भी परेशान होते थे कि बताओ कुछ रख के गए होते तब भी काम चलता, घोड़ी नहीं थी होती तो तेरहवीं भी ना हो पाती उनकी। तो इस तरह से फाइनली कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैंने आपके बनाए एक चैप्टर से। ऐसे आगे चल के इस सीरीज में मैं और भी टॉपिक्स लाऊंगा पिछले अगले 1-2 दिन में। और पूरे के पूरे टॉपिक, यानी क्लास 9 के कितने भी टॉपिक हैं, क्लास 10 के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो काव्य हो चाहे गद्य हो, वो सब कुछ आपको इसी चैनल पर, इसी श्रृंखला में, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको अगर कोई भी संशय है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ भी और समझना है, या कोई ऐसी चीज आपको चाहिए कि अगला वीडियो इस पर सलाह दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या कुछ इस तरह से, तो आप मुझे यहाँ पिंग कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाइए, @अविरल सर टेक्स्ट बुक लिखिए और वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो। और तीसरी चीज ये है कि कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको कैसा लगा। कोशिश की है मैंने कि उन सारे पहलुओं पर आपको ले जाऊं, बताऊं, उसके सारांश को समझाऊं, और साथ में इसके बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको बनाकर आपको दिया। तो आगे चल के ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स को हम लेकर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, फिर से एक बार याद दिला दूं आपको, ऑफर आज, कल और परसों के लिए है, मतलब 6, 7 और 8 के लिए है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिए। कोड है AVIRALV, अविरल भी। थैंक यू।